नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ टू टर्म्स, पर्सनल एंड पर्सनल. पर्सनल मीन्स जो हम कहते हैं ना हमारा पर्सनल, अपना. हियर पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय. ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. फियोल का ये मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनकी जो वर्किंग टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए. मीन्स की टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आज एम्प्लॉय इस कंपनी में है, उसे अच्छा नहीं लगा, वो दूसरी कंपनी में जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यहाँ पर दो बहुत जरूरी चीजें क्या है कि जब हम एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो हम अच्छे से पूरा प्रोसीजर, पूरा उसके अच्छा सा एग्जामिनेशन करके, उसका एक्सपीरियंस देख करके तभी उसे अपॉइंट करें. और जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उस पर भी फोकस किया जाए कि एम्प्लॉय अगर खुश होकर के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो वो जल्दी से किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करने के बारे में नहीं सोचेगा. तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज के टर्नओवर पर फोकस करे. पहले तो अपॉइंटमेंट सोच के करे, अच्छे से उनका इवेल्युएशन करके, और अपॉइंटमेंट के बाद उनके सेटिस्फेक्शन पर भी फोकस किया जाए. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट वर्क कंटिन्यूज एफिशिएंटली विद एफिशिएंसी. अगर एक ही एम्प्लॉय टास्क को लंबे टाइम तक करेगा तो काम अच्छा होगा, दोनों के इंटरेस्ट में होगा, ऑर्गेनाइजेशन के भी और एम्प्लॉय के भी. अगर जल्दी जल्दी चेंज होता जाएगा तो हमारा वर्क एफिशिएंट नहीं होगा. आधा काम किसी ने किया, वो छोड़ के चला गया, फिर दूसरा आया, पहले उसे समझाया कि कैसा करना था, फिर उसने सीखा, फिर उसने शुरू किया. अगर ऐसे ही एम्प्लॉयज चेंज होते रहेंगे तो वर्क एफिशिएंट नहीं होगा. अगर आप भी देखते हो कि आपके स्कूल में टीचर होते हैं, अगर आप एक ही टीचर से लॉन्ग टर्म तक रीड कर रहे हो तो आपका उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है. बट अगर हर मंथ आपको अलग अलग टीचर दे दें कि इनसे पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ पाओगे. सबका पढ़ाने का तरीका सेम नहीं होता और आपकी अंडरस्टैंडिंग सबके साथ मैच नहीं करती. वही ऑर्गेनाइजेशन में भी है. ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज. ऑब्वियसली अगर आप उसकी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, उससे कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दे रहे हो, कुछ पर्क्स दे रहे हो कि वो मूव ना करे, उससे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ऑब्वियसली जितना सेटिस्फाई होगा उसका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा इंक्रीज होगा. स्किल्ड वर्कर्स आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंपनी. जहां पर देखा जाएगा कि इस कंपनी में एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस किया जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनकी एफिशिएंसी पे वर्क किया जाता है, तो स्किल्ड वर्कर्स जो है वो कंपनी की तरफ इंक्लाइंड होंगे. ऐसी कंपनी की तरफ वो आना चाहेंगे जहां उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग. वही बात आती है कि एक काम को एक इंडिविजुअल लंबे टाइम तक कर रहा है तो उसे समझ में आ गया. अगर एक थोड़ा सा काम करके जा रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है, उसके ऊपर हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है, अगर हम इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तो क्या होगा? गुड वर्कर्स लीव द कंपनी. अगर हम उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उनके सेटिस्फेक्शन पे वर्क नहीं करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तो अच्छे वर्कर्स हमारी कंपनी को छोड़ देंगे. वो कहां चले जाएंगे? टुवर्ड्स द कंपनी जहां पर उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे. डिक्लाइन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. जहां पर ऐसा होता है ना कि एम्प्लॉयज का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, कि कोई भी आता है वहां से कुछ महीनों में काम करके छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो वर्किंग एनवायरनमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता. तो ऐसी कंपनी की एक इमेज बन जाती है मार्केट में, वहां पर लोग अप्लाई ही नहीं करना चाहते क्योंकि वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है. तो इससे उनकी रेपुटेशन भी डिक्लाइन होती है. हमें इस स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए. हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस. अब बार बार एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे तो बार बार ट्रेनिंग भी देनी होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी करना होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और बाकी फाइनेंस भी हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा. हमारे एक्सपेंसेस जो है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस वाज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव वर्ड तो हम कहते हैं हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें कुछ करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए. जैसे हमें करना चाहिए वैसे ही एम्प्लॉयज को भी करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय को प्रॉपर उसे टाइम दिया जाए, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कुछ इनिशिएटिव ले, वो कुछ करे. ठीक है, यहां पर हम किस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं? ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान. कि चाहे टॉप लेवल या एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं हमारे,
हायर लेवल मैनेजर्स होते हैं, हम कहते हैं कि जो प्लान मेकिंग है या फिर हमारी जो भी पॉलिसीज फ्रेमिंग है वो सब हम टॉप लेवल तक रखते हैं। बट यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी हमारी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एम्प्लॉयज को इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि कभी वो आगे आकर कुछ अपने प्लान्स, अपने इनिशिएटिव्स शेयर करें, वो हमारे लिए कुछ नए सजेशंस लेके आए। ऐसा होता है कि हम अपने हाई लेवल पे बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं, बट कई बार हमें लोअर लेवल से या किसी अदर पर्सन से, किसी और एम्प्लॉय से कुछ ऐसे सजेशंस मिल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो कंपनी को ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए कि हम टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज से कुछ सजेशंस मांगे। यहां पर फोकस किया जाता है कि आपकी दो टर्म्स होती हैं, आई एंड वी, मैं और हम। तो ये माना जाता है कि कंपनी को ये आई को ना हमसे, वी से रिप्लेस करना चाहिए, कि मैं में नहीं जीना चाहिए, हम सब मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए इन्होंने फोकस किया है कि एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आगे आकर के अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ इनिशिएटिव लें। ठीक है, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सिर्फ एक फ्लो में काम नहीं करेंगे कि जो उन्हें बताया गया बस वही करते जा रहे हैं। वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज कहाँ लेके जाएंगे अगर वो सिर्फ बताया हुआ काम ही करते रहेंगे? तो हम उनसे अगर इनिशिएटिव मांगते हैं, अगर हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो प्लान शेयर करें, तो उनकी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। वो सोचेंगे कुछ नया करने के बारे में कि अगर मैंने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए या मैंने ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा और मेरी ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा होगा। इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इनिशिएटिव लेंगे, अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी थिंकिंग को शेयर कर सकते हैं, अगर हम शेयर करते हैं और उसे वहां पर कंसीडर किया जाता है, उसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अटैचमेंट आ जाती है, हम जुड़ जाते हैं कि हम अलग नहीं है, हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉय को नहीं देते हैं तो उनकी थिंकिंग पावर डिक्लाइन हो जाएगी, उन्हें कुछ सोचना ही नहीं है। सोच तो टॉप लेवल वाले रहे हैं, वो जैसा बताएंगे वो बस वैसा करते जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी एनहांस नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कॉपरेशन। वो कॉपरेट ही नहीं करेंगे क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सीईओज हैं, वो तो आई में बिलीव करते हैं कि हम करेंगे जो करेंगे। ठीक है, आई मीन्स कि जो सीईओ, जो ग्रुप है। बट यहां पर कहा गया है कि एम्प्लॉयज को भी कंसीडर किया जाए, सब मिलकर के काम करें, नहीं करेंगे तो कॉपरेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फेओल इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है? ये बिलीव करता है टीम स्पिरिट में, कि जब हम टीम में वर्क करते हैं तो आउटपुट भी अच्छा आता है और टाइमली भी आता है। तो दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? मोटिवेशन टू वर्क विद टीम। हमें टीम के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, सारे डिसीजन नहीं ले सकते, एक टाइम पे सब जगह काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो टीम स्पिरिट को फोकस करे ताकि हार्मोनियल रिलेशंस बने सबके बीच में। हमने अभी डिस्कस किया कि एम्प्लॉयज की अगर हम स्टेबिलिटी पे वर्क करते हैं, हम उन्हें इनिशिएटिव लेने के लिए एनकरेज करते हैं, तो हम सब वी में बिलीव करते हैं, आई में नहीं। हम अकेले नहीं, मिल करके चलेंगे, मिल करके चलेंगे, अच्छे रिलेशंस बनेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और आउटपुट भी अच्छा आएगा। ठीक है, मोटिवेशन टू वर्क विद टीम स्पिरिट, ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है कि एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे कि हम सब एक ग्रुप का पार्ट है। स्वीट रिलेशनशिप, ऑब्वियसली सब मिलकर के काम करेंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, फाइट्स कम होंगी। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, अभी आपको बताया कि सब एक ही डायरेक्शन में मिल करके अच्छे टर्म्स के साथ वर्क करेंगे, हार्मोनियल रिलेशंस बना के वर्क करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी टाइमली अचीव होंगे। बट अगर हम
एज अ टीम वर्क नहीं करते, हम आई में बिलीव करते कि मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना करो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपना अपना फोकस करोगे तो कोई टीम स्पिरिट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे और रिलेशनशिप में करवाहट आ जाएगी। हमारे बीच में एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, सबको एक दूसरे से जेलसी की फीलिंग आएगी, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है, एक अपने बारे में सोच रहा है, तो वहां पर एक सेंस ऑफ टीम, एक ग्रुप वाली बात नहीं आएगी। अंडरस्टूड? सो दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स बाय फ्योल।